नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 का प्रथम अध्याय क्या, कब और कैसे के बारे में पढ़ेंगे। आपके मन में भी कई बार सवाल उठते हैं कि भाई सैकड़ों हजारों साल पहले कौन क्या करता था, कहाँ रहता था, इस बारे में। इसी पार्ट में एक रशीदा नाम की लड़की है, उसके भी दिमाग में जब वो अखबार पढ़ रही थी तो अचानक से उसकी निगाह एक सुर्खी ऊपर पड़ती है। अखबार में जो हेडलाइन आती है उसको सुर्खी कहा जाता है कि 100 साल पहले, ठीक है ना। तो वो सोचने लगी कि भाई लोग 100 साल पहले कैसे रहते थे, क्या करते थे और इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। उसके मन में ये सवाल आया, जैसे आपके मन में भी आ सकते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ है कि कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति का मतलब होता है याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। तो इसमें क्या देखो, बहुत समय पहले मतलब अतीत मतलब पुराने समय में क्या हुआ था इसके बारे में देखो। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह से के घरों में रहते थे। हम आखेटकों मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहली चीज़ है कि सैकड़ों साल पहले लोग रहते कहाँ थे। तो इसमें देखो आपके नीचे ये एक चित्र आया है, मानचित्र, उसके अंदर ये आपको बताया गया है बहुत सारी नदियाँ हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। तो लोग इन पहाड़ियों क्षेत्र और नदियों के किनारे ही रहते थे। नदियों के किनारे रहने का मूल मकसद ये था कि उनको पीने के लिए, खाने के लिए, सिंचाई के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाया करता था। कई लाख वर्ष पहले से लोग इन नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले प्रारंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है इकट्ठा करने वाले, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। भोजन के लिए वे जड़ों, फलों एवं जंगल के अन्य उत्पादकों यहाँ से संग्रह किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कित्तर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये नीचे मानचित्र है, इसमें देखो सुलेमान और कित्तर पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं, ठीक है ना। अगर इस क्षेत्र में ऐसे स्थान जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गोरो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य में उत्तर में स्थित थे। अब देखो आप लोग, इसमें अलग अलग नदियाँ वगैरह है आपके दी हुई। जैसे यहाँ देखो ब्रह्मपुत्र नदी, गोरो पहाड़ियाँ, ठीक है ना, महानदी, यहाँ विंध्य पहाड़ियाँ आ गई आपके, नर्मदा नदी आ गई, ठीक है ना, हिमालय पर्वत आ गया, व्यास नदी आ गई, झेलम नदी आ गई, रावी नदी आ गई, कावेरी नदी आ गई, पश्चिमी घाट आ गया, तुंगभद्रा नदी आ गई, कृष्णा नदी आ गई, गोदावरी आ गई, दक्कन का पठार आ गया, सतपुड़ा तथा ताप्ती नदी आ गई, थार का मरुस्थल आ गया, सिंधु नदी आ गई। इस सिंधु नदी की वजह से ही अपने भारत का नाम इंडिया पड़ा। मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता
लगाइए। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जो छोटी छोटी धाराएं होती है वो बड़ी नदी में मिल जाती है तो वो मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहलाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ प्रारंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। जो वर्तमान का बिहार है वो मगध नाम से, प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के इस हिस्से में पूरी दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे के स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वर्ष भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों में जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज भी लोग देखो अलग अलग जगह घूमने के लिए यात्राएं करते हैं, रोजगार के लिए यात्राएं करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण होते हैं। एक बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इन उपमहाद्वीपों को प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं का पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। लोग इस आवागमन से हमारी संस्कृति, परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते थे। तो जैसे कि आजकल देखा होगा आप लोगों ने, हैदराबादी पुलाव अपने यहाँ भी बनने लगा है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश प्रचार प्रसार होता है उनका, और सम्मानित हो चुके हैं वो दोनों। देश के नाम, अब अपना देश का नाम इंडिया या भारत किस प्रकार से हुआ ये देखो। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडीज से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की प्रारंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? मुख्य चीज़ यही है। अपने अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना है और उनको पढ़ना है। अतीत में जो भी पुस्तकें लिखी गई है तो वो अतीत के बारे में ही हमें ज्ञान करवाती है। पुस्तकों से हाथों से लिखी होने के कारण इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। जो हाथ से किताब लिखी जाती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल
से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? जैसे ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, मतलब खोदे जाते हैं, मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों के अर्जिव विजयों का लेखा जोखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए पुरातत्वविधि कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। क्या पुरातत्वविदों का बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इतिहासकार उन्हें कहा जाता है जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब अतीत एक या अनेक, इसके बारे में हम अध्ययन कल करेंगे।